हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी, स्ट्रॉन्गर बेस टू स्ट्रॉन्गर फ्यूचर। आइए जी, हमने शुरू करी थी अपनी अकाउंटिंग की सीरीज, जिसमें हमने अभी तक 9 लेक्चर लगा लिए हैं। ठीक है, और आज अपना 10th लेक्चर होने वाला है। ये क्लास इंपॉर्टेंट होएगी 12th क्लास के बच्चों के लिए, बीकॉम के लिए, एमबीए के लिए, एमकॉम के लिए और नेट वाले जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट की, ठीक है, उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने पहले वाली 9 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उनको देख के आइएगा, क्योंकि अब जितनी भी क्लासेस रहेंगी वो सारी की सारी पहले वाली क्लासेस से लिंक रहेंगी। ठीक है, जिसमें हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, कन्वेंशंस पढ़े थे, उनके प्रिंसिपल में कन्वेंशंस हो गए, कंसेप्ट्स हो गए, गोल्डन रूल्स पढ़े हैं हमने, जर्नल एंट्रीज करना सीखी है हमने। ठीक है, तो जर्नल एंट्री में मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई है जिसकी मदद से आप इजिली जर्नल एंट्रीज को कर सकते हैं, क्योंकि अब वो तो था सारा 11th का काम, है ना। अब जो है वो 12th वाले में पार्टनरशिप रहेगा और कंपनी रहेगा, तो इन दोनों में भी आपको एंट्रीज करनी होंगी, और एंट्रीज तब तक आपको नहीं करनी आएंगी जब तक आप उन जर्नल एंट्रीज को नहीं करना सीखेंगे, नॉर्मल वाली को, या फिर आप गोल्डन रूल्स को नहीं सीखेंगे तब तक। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस देख के आइएगा और उसके बाद ये वाली क्लास को फॉलो करिएगा। सारी की सारी वीडियोस सीक्वेंस में बन रही है, तो इन सभी वीडियोस को फॉलो करना, वरना नहीं समझ में आएगा ज़्यादा। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले एक चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है कॉन्सेप्चुअल स्टडी, इसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लोगो इस तरह से है। ठीक है जी, चलिए, तो अभी तक हमने पार्टनरशिप में क्या किया है, पार्टनरशिप का हमने मीनिंग देखा था, पार्टनरशिप होती क्या है वो सारा हमने देखा, डेफिनेशन देखा कि इंडियन जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें देखा था कि राइट्स क्या है पार्टनर्स के, वो सारे के सारे हमने देखे, और पार्टनरशिप के कुछ एसेंशियल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं हमने वो देखे थे। आज हम बात करने वाले हैं उसके आगे, एक पार्टनरशिप डीड होती है। मैंने आपको कल एक चीज बताई, 2 वर्ड्स में आपको मैंने डिफरेंस बताया था, एक था एग्रीमेंट एग्रीमेंट और दूसरा था कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट तो वो हुआ जो आप वर्बली कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी ने पर्सन ने एक मान लो कुछ कह दिया भी, हाँ भी ए ने कहा कि बी तू मुझे ना इतने हजार के गुड्स देगा, और बी कहता हाँ ओके मैं दे दूंगा, ये तो हुआ एग्रीमेंट। लेकिन जब ए ने कहा कि तू मुझे इतने हजार गुड्स देगा और बी ने कहा हाँ ओके मैं दे दूंगा, लेकिन वही सारी बातें जब किसी पेज पे लिखी गई, या उसे हम कहते हैं लीगल डॉक्यूमेंट, उसे एक लीगल डॉक्यूमेंट बना दिया गया, उसे हम कहेंगे, उस एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कह देंगे, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको कल भी बताई ये चीज कि एग्रीमेंट जो है वो आपका छोटी चीज होती है और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपकी बड़ी चीज होती है। तो एवरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका एग्रीमेंट रहने वाला है, और एग्रीमेंट, हर एक एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, अब देखिए पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड यही चीज है कि आपने कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट जो आपने साइन किया उसे ही हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब कहते हैं सिंस पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट का आउटकम है, ये क्या है, एक आउटकम है किसका, एग्रीमेंट का, क्योंकि एग्रीमेंट पहले बनेगा उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो। ठीक है, इट इज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशंस, उसमें क्या होगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे जो एग्री करेंगे अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर एक फर्म में, जितने भी पार्टनर्स हैं वो उन टर्म्स को, उन कंडीशंस को एग्री करेंगे, और वो टर्म्स और कंडीशंस एक पेज पे लिखी जाएगी जिसे हम एग्रीमेंट बोलेंगे, और वो एग्रीमेंट क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा जब वो पेज पे लिखे जाएंगी तब। सच टर्म्स एंड कंडीशंस में भी आइदर ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती हैं, लेकिन रिटर्न वाले को हम मेनली पार्टनरशिप डीड बोलते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव ए रिटर्न एग्रीमेंट। देखो, लॉ नहीं बोलता कि आपके लिए कंपल्सरी है कि आप रिटर्न ही करो, आप ओरली कर सकते हो, लेकिन आप ओरली में किसी पे केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। आपके पास जब कहीं कोई चीज लिखी होगी, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो किसी डॉक्यूमेंट में लिखी है, तो आपके पास एक लीगल एविडेंस है। क्या है? लीगल एविडेंस है। तो उससे उसका हेल्प लेके, उसकी हेल्प लेके आप कोर्ट में सामने वाले पर्सन के अगेंस्ट केस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं हाउ एवर इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट,
मतलब कहता है कि आप ना अवॉइड करना, जब करोगे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई डिस्प्यूट हो गया, इन सबको अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हैं, इट इज ऑलवेज द बेस्ट कोर्स ऑफ हैव ए रिटन एग्रीमेंट ड्यूली साइंड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। तो उस चीज से बचने के लिए, उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप रिटन एग्रीमेंट लिखेंगे जिसपे आपके साइन भी होंगे, और साइन के साथ साथ आप रजिस्टर्ड करोगे, मतलब उस जो आपका एक्ट है, एक्ट कौन सा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके अकॉर्डिंग आप सारे के सारे फर्म बनाओगे और सारे के सारे पार्टनरशिप को क्रिएट करोगे। सच ए रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो जो एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा जिसमें सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाएंगी, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप डीड कहेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। नेट वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हम पार्टनरशिप डीड का जो अदर नेम है उसे वो क्या है, तो क्या है ये, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। अब तो 12th क्लास के में भी आपके एमसीक्यूज आने लग गए हैं, ठीक है। तो सभी के लिए फिलहाल में इंपॉर्टेंट ये है कि हम पार्टनरशिप डीड का अगर अदर नेम कोई पूछ ले तो वो क्या होगा, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। जैसे कंपनी अगर आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं, कंपनी में दो चीजें होती है, एक होता है एमओए और एक होता है एओए, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इनके ना ये आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें लिखा जाता है कि कहां से कब बनी और इसका काम क्या होने वाला है, क्या उसकी सारी की सारी, मतलब उसका जब वो बनी और तब से लेके वो काम क्या क्या करने वाली है, कैसे कैसे करने वाली है, वो सब कुछ लिखा जाएगा इन दो डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। वैसे ही पार्टनरशिप के लिए हम लोग पार्टनरशिप डीड बनाते हैं और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप इसे हम कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसके पार्टनरशिप डीड के ना कुछ टर्म्स हैं जो अभी हमने पढ़ा ना बार बार, ये टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, तो उसमें क्या होगा, पहली बात तो द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द फर्म, बिल्कुल जी, फर्म का एड्रेस होगा और फर्म का नेम होगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उनका नेम और उनके एड्रेसेस होंगे। द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस द फर्म प्रपोजेस टू डू, टाइप किस तरह का बिजनेस है और किस तरह का नेचर है उस बिजनेस का, वो सारा उसमें लिखा जाएगा। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, जितना जितना अमाउंट हर एक पार्टनर ने कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में, वो सारा अमाउंट लिखा जाएगा। एंड वेदर द कैपिटल अकाउंट्स विल बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, तो जो ये फिक्स्ड और ये फ्लक्चुएटिंग है, इनके बारे में हम थोड़ा सा भी आगे नेक्स्ट लेक्चर में वैसे तो हो सकता डिस्कस करें, ठीक है। अभी वैसे देखते हैं क्या रहता है। अगर मुझे लगा एंड तक कि ये बताना चाहिए आपको अलग अलग अकाउंट्स, तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसे, ठीक है। तो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, फिक्स्ड कैपिटल है या अकाउंट है या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, किस तरह का अकाउंट बनाया है आपके फर्म ने, वो भी लिखेंगे हम लोग किसमें, पार्टनरशिप के डीड में। क्या इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे, ठीक है, क्या ड्राइंग होने वाली है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे आप क्या इंटरेस्ट देंगे, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सबसे मेन चीज की प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में हर एक पार्टनर का, मान लो दो पार्टनर है तो कितना कितना अमाउंट इस प्रॉफिट से इन दोनों को मिलने वाला है। तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखते हैं, क्या सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कितनी कितनी मिलेगी, किस कंडीशन पर मिलेगी। गुडविल क्या क्या होने वाली है, कितना कितना लेके आना होगा, उसका कितना कितना परसेंट हमें मिलेगा, वो सारा देखेंगे। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा फर्म का, 12 महीने रहेगा या फिर 11 महीने रहेगा, वो डिसाइड करेंगे। बट अगर हम देखें, अगर एक्ट के अकॉर्डिंग तो वो 12 महीने ही रहेगा, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ लिया कि किसी भी, हमने जब पढ़ी थी चीज क्या, प्रिंसिपल्स, तो उसमें एक आपका कंसेप्ट आता था जिसमें बात कर रही थी क्या, अकाउंटिंग पीरियड की। अकाउंटिंग पीरियड कौन सा था, वही 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका अकाउंटिंग पीरियड है, ये वाला, ठीक है, ये आपका अकाउंटिंग पीरियड है। उसके बाद बात करते हैं मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द फर्म्स अकाउंट एंड द सेफ कस्टडी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फर्म। तो उसमें क्या क्या लिखेंगे, एक तो मेथड्स लिखेंगे कि आप किस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं, किन मेथड्स का यूज करके आप फर्म्स के अकाउंट बना रहे हैं, और क्या उन बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, आप चाहे P&L बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं
वो सेफ कस्टडी में है या नहीं है, या जो उसके अलावा कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स हैं फर्म की, क्या वो सेफ कस्टडी में है या नहीं है, और कहाँ है ये भी लिखा जाएगा। फिर ऑडिटिंग की बात करी जाएगी कि ऑडिटिंग हम लोग कब करवाएंगे और किस किस पर्सन को हम रखने वाले हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म कब एंटर हुई, एग्जिस्टेंस कब आई, उसकी डेट लिखी जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप लिखी जाएगी कि ड्यूरेशन क्या होने वाला है इस पार्टनरशिप का। जिस तरह ना क्या होता है पार्टनरशिप ना, ऐसा हो सकता है कि 2 साल के लिए भी हो, 3 साल के लिए भी हो, वो मन मर्जी है उन पार्टनर्स की कि वो कब तक पार्टनरशिप में रहना चाहते हैं। कि क्या पता वो एक लिमिटेड पीरियड तक रहना चाहते हैं, वो कुछ परसेंट प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, या वो कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, और वो बिजनेस 2 साल के अंदर अंदर वो कर कुरा के और वो खत्म करना चाहते हैं, तो वो 2 साल की पार्टनरशिप करेंगे, तो वो ड्यूरेशन भी लिखेंगे हम 2 साल के लिए पार्टनरशिप में रहने वाले हैं। और अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो हम दोबारा से पार्टनरशिप डीड में चेंज करेंगे और आगे कर देंगे भी हम इतने टाइम तक और पार्टनरशिप में रहने वाले हैं। फिर है यूज ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मुर्रे। इस पॉइंट को अलग से कर लो, ठीक है, इस पे स्टार लगा दे रहा हूं मैं। इससे इसका तो एक पर्टिकुलर टॉपिक है जहां से ना, चाहे वो कोई सी भी क्लास हो, गार्नर वर्सेस मुर्रे का जो रूल है या जो डिसीजन आया था कोर्ट की तरफ से, वो 101% किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो डिसीजन आया है वो डिसीजन मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन था, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो हम इस पे तो एक पर्टिकुलर एक लेक्चर लगाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इसी एक डिसीजन पर, ठीक है। फिर है बैंक अकाउंट्स क्या क्या होंगे, कहाँ कहाँ होंगे, कैसे कैसे कितना कितना अमाउंट होगा, वो सब मतलब बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल, ठीक है। फिर रूल्स टू बी फॉलोड वाइल सेटिंग द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट होगी तो उस टाइम पे किस तरह के रूल्स जो है हम लोग फॉलो करेंगे अकाउंट्स को सेट ऑफ करने के लिए। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट हो जाता है, डिस्प्यूट मतलब होता है लड़ाई हो जाना, अगर लड़ाई हो जाती है तो उस दौरान पे पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं उनका सेटलमेंट कैसे कैसे होगा और किसके द्वारा होगा, वो सब यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये क्या है, ये एक पार्टनरशिप डीड है जिसमें क्या क्या कंटेंट आ सकते हैं या आने चाहिए, वो सारे के सारे क्या है इसमें आपको दिए गए इन 19 पॉइंट्स में, ठीक है जी। अब चलिए, फिर है इन एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड और वर्बल एग्रीमेंट। अब मैंने आपको बताया कि कुछ वर्बल एग्रीमेंट भी होते हैं, कुछ रिटर्न भी होता है। रिटर्न वाला तो हो गया जी आपका कौन सा, जो पार्टनरशिप डीड हुई, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या वर्बल एग्रीमेंट है तो आप क्या करने वाले हैं, अब अच्छा, इस वर्बल एग्रीमेंट को हम सिर्फ एग्रीमेंट बोल सकते हैं ना, सिर्फ एग्रीमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो जो पहले हमने पढ़ा, जो पार्टनरशिप डीड अकेले अगर पार्टनरशिप डीड है तो वो तो बन गया कॉन्ट्रैक्ट, वो तो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया। और यही लिखा है कि इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड और वर्बल एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट कह सकते हैं, तो क्या क्या होगा। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती ना, तो वहां पे एक एक्ट लगता है, वो एक्ट है आपका जी पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मिलेगा क्या क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इक्वली, क्या होगा जी, इक्वली डिवाइड होगा, इक्वली इररिस्पेक्ट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इररिस्पेक्टिव का मतलब होता है किसी से भी पक्षपात नहीं करेंगे, बायसनेस नहीं करेंगे, भी उसने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है कितना नहीं किया। मान लो एक पर्सन ने 1 लाख रुपए किया है और एक ने सिर्फ 2 रुपए किया है, एक ने सिर्फ 2 रुपए किया और एक ने 1 लाख रुपए किया है, तो हम नहीं देखेंगे कि इसने कितना कंट्रीब्यूट किया या इसने कितना कंट्रीब्यूट किया। जो भी प्रॉफिट निकलेगा इन दोनों को इक्वली डिवाइड होगा, इक्वली। मान लो अगर 10 रुपए निकला है तो 5 रुपए जाएगा इसके पास और 5 रुपए जाएगा इसके पास, ठीक है। तो ये कब होगा, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो। फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स शैल बी अलाउड टू द पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट आप कैपिटल पे नहीं देंगे, चाहे वो कैपिटल 2 रुपए ही क्यों ना हो, चाहे वो कैपिटल 1 लाख रुपए ही क्यों ना हो, आप उस कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देंगे। इफ देयर इज ए प्रोविजन फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड, इट विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट। अगर पार्टनरशिप डीड है तो जब प्रॉफिट होगा तभी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज उसको, मतलब प्रॉफिट होगा तभी हम लोग अलाउ करेंगे उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग। अगर किसी ने ड्राइंग करी है, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, कुछ पैसा निकाल लिया, किसी पर्सन ने, किसी पार्टनर ने फर्म से पैसा निकाल लिया कुछ अपनी पर्सनल ड्राइंग के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए, तो उससे हम कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, उससे हम लोग पैसा वापस नहीं ले सकते, ठीक है। इंटरेस्ट पैसा ले सकते हैं लेकिन उस पैसे पे इंटरेस्ट नहीं ले सकते,
ठीक है। सैलरी टू ए पार्टनर, सैलरी कोई किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन रनिंग द फर्म्स बिजनेस। तो फर्म के बिजनेस को चलाने के बेस पे किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन दिया, इस लोन, ये लोन जो का पॉइंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहता है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। सिर्फ यही एक पॉइंट है जहां पे आपको कुछ मिलने वाला है, ठीक है। 6% अगर आपने लोन दिया है, किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है, फर्म को लोन दिया है, तो वहां पे उस पार्टनर को लोन के अगेंस्ट में 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। ये पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो की बात है, और अगर होगी तो वो तो जितना डिसाइड हुआ है वो वाला मिल जाएगा उसके, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है तो यहां से बनता है कि 6% से मतलब कितना परसेंट मिलेगा, तो 6% मिलेगा, ठीक है। पर एनम इज टू बी अलाउड on a partner's loan to the firm, such interest shall be paid even if there are losses to the firm। ये वाला इंटरेस्ट क्या है, ये मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फर्म को लॉस हुआ है चाहे फर्म को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्या है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल। ये जो ऑल लिखा है ना, इस ऑल को ध्यान रखना, क्योंकि हर एक पार्टनर, ये आई थिंक 2018 या 19 इन दोनों के एग्जाम में से एक में आया हुआ था ये क्वेश्चन, आई थिंक 19 में था, ये 19 वाले एग्जाम में था कि क्या सभी, उन्होंने एक्चुअली स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग में था ये क्वेश्चन, कि वहां पे लिख दिया कि विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। यहाँ पे ए लिख दिया था इन्होंने, विदाउट द कंसेंट ऑफ ए पार्टनर नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड। तो वहां ए लिख दिया, सिर्फ इकलौते एक बंदे से नहीं होता, जितने भी पार्टनर है, चाहे वहां पे 10 पार्टनर है, 10 की परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके कोई भी न्यू पार्टनर जो है वो एडमिट हो सकेगा, ठीक है। तो विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म। डन। नेक्स्ट क्या जी, ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल जी, हर एक पार्टनर के पास राइट है और हर एक पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर लास्ट है, ईच पार्टनर कैन इंपैक्ट द बुक्स ऑफ फर्म एंड कैन टेक ए कॉपी। तो हर एक पार्टनर क्या कर सकता है, जो बुक्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है फर्म की, वो उसकी कॉपी ले सकता है। सेम इट शुड बी रिमेंबर दैट पार्टनर्स में चेंज एनी ऑफ द अबव प्रोविजंस बाय कमिंग टू ए कॉमन एग्रीमेंट। मान लो ए, बी और सी, ये तीनों क्या थे, पार्टनर थे। इन तीनों ने पहले क्या हुआ था, पहले कहा हुआ था कि हम ना, कोई भी अगर पार्टनर लोन देगा तो उसे हम देंगे 6% पे, 6% पर एनम इंटरेस्ट। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा इनका दिमाग घुमा और इन्होंने ना कॉमन एग्रीमेंट कर लिया। इन्होंने अपनी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखी और ये सब कुछ किया, और इन्होंने क्या किया, एक कॉमन एग्रीमेंट कर लिया कि हम ना इस चीज़ में चेंज करना चाहते हैं, और इस चीज़ में चेंज करके हम 6% के बजाय हम उस पार्टनर को 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ये अपनी कॉमन एग्रीमेंट के कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सी अकेला कर देगा या ए अकेला कर देगा। इन तीनों की अगर एसेंस होगी, इन तीनों का वहां पे सिग्नेचर हुआ होगा, तो ही ये चीज़ मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी, ठीक है जी। तो ये पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होंगी तो उसके कुछ ये पॉइंट्स थे। अब देखिए, रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सर डबल एंट्री सिस्टम, इसका मतलब 11th क्लास भी डबल एंट्री सिस्टम पे बेस थी और 12th क्लास भी, और आगे जितना भी हम अकाउंट्स पढ़ने वाले वो सारी की सारी क्या डबल एंट्री सिस्टम बेस है। जी हाँ, हमारा इस दुनिया में जो भी अकाउंट्स फिलहाल में चल रहे हैं, जो अब मतलब कोई देखो एक्सेप्शन तो हर जगह है, जो भी अकाउंट फिलहाल में चल रहे हैं वो सारे के सारे डबल एंट्री सिस्टम पर बेस है। अच्छा, डबल एंट्री सिस्टम के फादर कौन है, लुका पैकोली, मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए कहते हैं, एंड एज इन द केस ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ए पार्टनरशिप फर्म विल ऑल्सो प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। एक जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो क्या करता है, वो भी क्या बनाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, P&L अकाउंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर। क्यों बनाता है ये क्यों बनाते हैं, हम लोग जानने के लिए बनाते हैं कि हमारी जो फर्म है वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो उसकी औकात क्या है। अगर देसी भाषा में देखें तो उस फर्म की औकात क्या है, ठीक है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग ऑफ ए सोल ट्रेडर, डिफरेंस क्या है सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप फर्म में, डेट द
प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर डिवाइडेड, जो प्रॉफिट होगा पार्टनरशिप फर्म का वो डिवाइड होगा पार्टनर्स के बीच में और उनमें नहीं होता, ठीक है। यूजुअली फॉर दिस पर्पस द प्रॉफिट्स एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू ए न्यूली ओपन्ड अकाउंट, नेमली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये कहता है जितना भी प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट अब यहां पे बनता क्या है, पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। इसके बाद यहां से जितना प्रॉफिट निकलता है ना वो बनता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मतलब एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांट देना, बंटवारा करना, ठीक है। जैसे हम फाइनेंस में पढ़ते हैं तो वहां एप्रोप्रिएशन पढ़ते हैं, तो वहां एप्रोप्रिएशन के अंदर कौन सी डिविडेंड पॉलिसी आती है, ठीक है। तो वही चीज है कि एप्रोप्रिएशन में जितना भी बंटवारा होगा, जितना भी पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एंट्रीज होंगी, तो वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन हम किस में करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड एंट्रीज ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू ए पार्टनर्स एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स विल बी पास्ड ओनली इन डेट अकाउंट। तो किससे रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालेंगे, एक्सेप्ट टू एंट्रीज। अब वो टू एंट्रीज अपन एंड में देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखो, बहुत अच्छा अकाउंट आपको यहां पे देखने को मिलेगा। देखो हर एक, मैंने आपको बताया कि हर एक के दो हैं, दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड, ठीक है। पहली बात तो टू सैलरी टू पार्टनर्स, मतलब सैलरी दी, फर्म ने सैलरी दी पार्टनर को, अब वो चाहे दोनों पार्टनर को दियो, हम अभी ना दो ही पार्टनर से लेके चलेंगे, ए रेशियो बी, ये दो ही पार्टनर से लेके चलेंगे, एक पार्टनर और बी पार्टनर। सैलरी दी चाहे दोनों पार्टनर्स को दिए चाहे एक पार्टनर को दी, हम उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। चाहे ए को दी चाहे बी को दी, कितने भी को दी है हम लोग उसका नाम लिख देंगे। अब दी है तो इसका मतलब फर्म का एक्सपेंस है और एक्सपेंस के साथ लगता है टू, ठीक है। हमने डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से अपन ने वो गोल्डन रूल अपन ने देखे थे और जनरल एंट्रीज करना सीख ली थी। तो टू एंट्रीज अपन जब भी खर्चा करते हैं तो आपको मतलब क्रक्स बता दूं इस हिसाब से, डेबिट अपना होता है नेगेटिव और क्रेडिट होता है अपना पॉजिटिव, ठीक है। मेनली हम यही लेके चलते हैं, मगर कहीं पे हम लोग जब गोल्डन रूल्स में अटक जाते हैं, मतलब इसमें अटक जाते हैं, हम लोग गोल्डन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसमें तीनों अकाउंट्स अपने अपने तरीके से, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। तो वैसे अगर हम देखें यहाँ पे तो डेबिट क्या है, डेबिट क्या है आपका नेगेटिव, मतलब फर्म का एक्सपेंस हो रहा है, फर्म सैलरी दे रही है अपने पार्टनर्स को तो पैसा जा रहा है, ठीक है। कमीशन दे रही है पार्टनर्स को तो पैसा जा रहा है, इंटरेस्ट दे रही है पार्टनर को कैपिटल अकाउंट पे, कैपिटल पे पैसा जा रहा है। टू रिजर्व अकाउंट रिजर्व कर रही है, बेशक अपने पास रख रही है। फाइनेंस में एक बात बोलते हैं, पैसे का ना आना भी जाना है, समझ रहे हो कि पैसा आपके पास पड़ा है जेब में, लेकिन उस पर आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा है, तो वो तो आया ना आया बराबर ही है ना। तो आपने बेशक चाहे उसे रिजर्व मेंटेन कर लिया है तो वो आपका एक्सपेंस ही ना, ये चीज है, ठीक है। उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकल कर आया वो है ये होता है आपका नेट प्रॉफिट, इसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है। अभी बताता हूं ये बनता कब है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, ड्रॉइंग पे हमने इंटरेस्ट क्या है लिया, मतलब उस पार्टनर ने लिया, तो क्या होगा, हम इसे बाय में कर देंगे, क्लियर है। अब इस बनता कहां पे, अभी मैं बता देता हूं बनता कहां है। देखिए आप सबसे पहले जर्नल बनाते हैं, जर्नल के बाद लेजर करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोबारा लिखना पड़ेगा, देखिए क्या था, आप पहले जर्नल करते हैं, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पी एंड एल अकाउंट। अब इसके बाद ना बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग, लेकिन पी एंड एल और बैलेंस शीट के बीच में एक अकाउंट और बनता है पार्टनरशिप फर्म में, वो होता है आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा जी,
P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी पार्टनर्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, उन सभी ट्रांजेक्शन्स की हम एंट्री किसमें करते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। ठीक है जी, देखिए अब तो आपको ये सारा समझ में आ गया कि डेबिट वाला साइड है, एक क्रेडिट वाला साइड है। हम लोग यहाँ पे कोई भी पैसा जब पे किया तो वो लिया है ये। अब जो बच जाता है, आपका कुछ बैलेंस बच गया तो हम लोग धक्के से कर देते हैं, बैलेंस शीट में आपको याद हो तो हम बैलेंस शीट को धक्के से बना देते हैं। ठीक है, और मतलब उसको एक बार करना होता हम कर देते थे। तो यहाँ पे क्या है, एक और चीज, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे अमाउंट आपका बच जाएगा, मतलब इस तरफ का मान लो ज्यादा है, इस तरफ का 80,000 है, इस तरफ का मान लो 70,000 रुपए है। ठीक है, तो 10,000 का अमाउंट आपके पास बच गया, तो ये वाला अमाउंट जो है वो कैपिटल या करंट अकाउंट में जाएगा। अभी कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्या है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में हम लोग क्या कर देंगे, इसे ट्रांसफर कर देंगे। तो अब ये दोनों की दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई, 80,000। ठीक है जी, क्लियर है। तो यह है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, बंटवारा करना। ठीक है, जिसमें हम लोग फाइनेंस में अगर देखते हैं वो डिविडेंड पॉलिसी आती है ना। चलिए अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपकी ना एप्रोप्रिएशन, P&L एप्रोप्रिएशन में वो सारी एंट्रीज आएंगी जो पार्टनर से रिलेटेड होंगी। ठीक है, एक्सेप्ट टू, मैंने आपको एक्सेप्ट टू लिखी थी, ये लिखा। अब उन एक्सेप्ट टू को पढ़ते हैं। पहली तो है जी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, और दूसरी है आपकी रेंट पेड टू ए पार्टनर। देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट टू ए पार्टनर्स लोन, आप ना एक पर्सन हो, ए पर्सन हो, ठीक है, आपको ना लोन की जरूरत है, आपको लोन की जरूरत है। अब या तो आप जाएंगे बैंक के पास, या आप जाएंगे किसी थर्ड पर्सन के पास, थर्ड पार्टी के पास, आप किसी मुनीम के पास चले, किसी और पर्सन, मतलब जहां से आपको लगेगा भी हाँ भाई ये बंदा मेरे को पैसा दे सकता है। एक तो सिचुएशन ये है कि आप इन थर्ड पार्टीज के पास जाते रहिए, और एक सिचुएशन ये भी तो है कि आप अपने बी पार्टनर से, जो आपका दूसरा साथी है, उसी से लोन ले लो, लोन ले लो। तो एक्ट क्या कहता है, अगर ये बंदा आपको लोन दे देता है तो इसे ना ऐसा माना जाएगा कि ये किसी आउटसाइडर ने ही लोन दिया है, और उसके बिहाफ पे आप उसे ना पे भी करोगे। हमने पढ़ा कि पार्टनर, जब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो उसमें उस टाइम क्या होगा, आप उसको 6% एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से पे करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे। ठीक है, तो हम क्या होगा, वो कहते हैं कि आप अगर इस बंदे से ना लेते तो आप कहीं और जाते, बाहर भी तो जाते ही ना, और बाहर जाते तो शायद आपको 7% के हिसाब से पे करना पड़ता, और क्या पता अगर 6% पे करना पड़ता तो भी तो आप बाहर वालों को भी तो पे करते ही। तो इससे यही चीज है कि तो इस बंदे ने भी तो लोन ही दिया है, इस बंदे ने भी तो अपना ही पैसा दिया है, तो बाहर वाले को चाहे पे करो चाहे अंदर वाले को पे करो, बात तो बराबर है, फर्म से तो पैसा जाएगा ही जाएगा। तो यही चीज है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, जो पार्टनर लोन प्रोवाइड करेगा फर्म को, उसके अगेंस्ट में उससे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब मिलेगा उसे इंटरेस्ट, तो उसे हम ना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी नहीं डालेंगे, ये एक्सेप्शन है। पढ़ते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहली बात तो इफ ए पार्टनर हैज गिवन लोन टू दी फर्म, अगर उस पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट, रिसीव करने के लिए इंटरेस्ट को एंटाइटल है ऑन सच लोन टू एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। एग्रीड रेट कब होगा जी, जब आपकी पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है तब होगा। हाउएवर इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड या नो एग्रीमेंट एज टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ही इज एंटाइटल्ड टू द रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। मैंने आपको बताया 6% पर एनम पहले भी हमने देखा। ठीक है, तो ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है। फिर कहते हैं नेचर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ए चार्ज। ये क्या है जी, ये चार्ज है, और चार्ज हम कहां से करते हैं, चार्ज करते हैं हम P&L अकाउंट से, P&L अकाउंट से। किसके अगेंस्ट में, प्रॉफिट के अगेंस्ट में करते हैं। तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो एक चार्ज है, कहां से, अगेंस्ट प्रॉफिट्स, एंड हेंस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज डेबिटेड। बहुत बहुत प्यारी बात बोली है, कहता इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन जो है उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस में डेबिट करेंगे जी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जी। इतनी ही चीज समझ में आती है कि देखो सिंपल सी बात, अगर आप बाहर से पैसा लेते हैं तो भी आप किसी ना किसी बंदे को पे करते हैं जिससे भी आप पैसा लेते हैं, और अगर आप अंदर से ही पैसा ले रहे हैं, अगर आप अंदर से ही पैसा मतलब अपने ही साथी से पैसा ले रहे हैं तो भी तो आपको पे करना ही पड़ रहा है। बात कोई लंबी चौड़ी नहीं है, दोनों को ही पे करना पड़ रहा है। तो क्यों ना आप अपने वाले बंदे से ही पैसा ले लो और उसको आप उसके रिगार्डिंग इंटरेस्ट पे कर दो। और इंटरेस्ट पे कैसे कैसे करोगे? अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है तो उसमें जो भी एग्रीड वैल्यू लिखी गई है आप उस एग्रीड वैल्यू से उसे पे कर दीजिए। अगर उसमें पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप 6% पर एनम के हिसाब से दे दीजिए, पहली बात। अब दूसरी बात क्या कहता है कि जो इंटरेस्ट है, जो आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट पे जो आप इंटरेस्ट देंगे, लोन पार्टनर के लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे वो चार्ज है। वो क्या है जी? चार्ज है। और वो चार्ज किस में से करते हैं हम लोग? P&L अकाउंट में से करते हैं। किसके अगेंस्ट करते हैं? प्रॉफिट के अगेंस्ट करते हैं। अच्छा, चार्ज का मतलब पता क्या है? टीचर्स बता देते, चार्ज है। चार्ज का मतलब होता है कि आपने कुछ पैसा दिया है और वो पैसा दिया है प्रॉफिट में से। अभी प्रॉफिट होता कहां पे है? प्रॉफिट आपका निकलता कहां है? आपका निकलता है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो चार्ज क्या है? हम लोग चार्ज करेंगे किसके अगेंस्ट में? प्रॉफिट के अगेंस्ट में। किस में से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से। अब मैं जल्दी से आपको ना इसकी एक बहुत प्यारी एंट्री बता देता हूं जो आपके काम आने वाली है, ठीक है। जब आपने इंटरेस्ट पे किया, ठीक है, मतलब उसके लिए आपने किया, ठीक है, प्रोवाइडिंग मतलब इंटरेस्ट पार्टनर के लोन के लिए, तो उस टाइम पे आप एंट्री जो करेंगे वो करेंगे इंटरेस्ट ऑन, ये लिख लेना, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का लोन अकाउंट, ठीक है। क्योंकि देखो यहां पे क्या है, मतलब एक पार्टनर के अकाउंट को डेबिट कर दिया आपने इंटरेस्ट से और दूसरे पार्टनर के अकाउंट्स को आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है, जिसको आपने पे करना है, ठीक है। उससे दूसरी एंट्री जो आप करेंगे वो क्या करेंगे? अब मैंने आपको बताया कि इसे हम P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं करते, इसे हम P&L अकाउंट से चार्ज करते हैं, ये चार्ज है आपका। तो यहां पे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट, सेकेंड एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? क्या किया आपने? इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का लोन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, ठीक है जी। तो पहली एंट्री क्या आपकी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का लोन अकाउंट। अब वो आपने ड्यू कर दिया, लेकिन अब होगा क्या? ये चार्ज है, तो इसे हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से अगेंस्ट प्रॉफिट हम उसे निकाल लेंगे। अब निकालने की एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, किसके अगेंस्ट में निकाल रहे हैं? प्रॉफिट के अगेंस्ट में क्या निकाल रहे हैं? इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। किसका? पार्टनर के लोन अकाउंट का, पार्टनर के लोन का। तो पार्टनर के लोन अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये दोनों एंट्रीज इंपॉर्टेंट है, इन दोनों एंट्रीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बहुत सुंदर बात लिखते हैं, बहुत प्यारी बात, इसे आप अच्छे से इसे भी नोट कर लीजिए। कहता इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर्स लोन इज ए चार्ज। हमने सारी गाथा पढ़ ली, अब इस लाइन का बस इस लाइन को पढ़ना है, हमने सब कुछ इसके बारे में जान लिया। ये क्या है? एक चार्ज है, किसके अगेंस्ट में? प्रॉफिट के अगेंस्ट में, अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड हेंस विल बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहली बात तो वो चार्ज है, इंटरेस्ट जो आपने पार्टनर के लोन को पे किया है उसके अगेंस्ट में, वो क्या है? एक चार्ज है जो हम प्रॉफिट के अगेंस्ट में निकाल लेंगे और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, ठीक है। चाहे इवन इफ द फर्म्स इनकर ए लॉस, चाहे फर्म लॉस ही क्यों ना कमा रही हो, तब भी हम क्या करेंगे? इसे डेबिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि ये चार्ज है। तो हम एंट्री जो करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की, वो किस में करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे। अगर आपने 11th क्लास की
जो अपने अपना वो था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर आपने वो बनाना सीखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि डेबिट साइड में ना पार्टनर के लोन अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता था वही वाली एंट्री हम लोग कहाँ करते थे, डेबिट साइड, किसमें, P&L अकाउंट में, अगर आपको ध्यान है तो। अगर नहीं ध्यान तो बता दिया, वो ध्यान रखना, ठीक है। तो डेबिट कहाँ पे करेंगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में, ठीक है, क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स के लोन अकाउंट में, ठीक है जी। वैसे ही जैसे आपको लोन अकाउंट पे जो लोन दिया था पार्टनर ने, उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे आपने ये सारी एंट्री करी, इसकी एंट्री करी, वैसे ही आप ना रेंट की एंट्री करेंगे, जो रेंट पे कर रहे हैं। एक गोडाउन है जिसमें आप काम कर रहे हैं, मान लो आपने ये एक ना बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग को आपने किराए पे ले लिया और इस बिल्डिंग के अगेंस्ट में क्या जाता है, रेंट जाता है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे रेंट पे कर रहे हैं। अब ये वही दो कंडीशन हो सकती है, या तो आप किसी थर्ड पार्टी से ये वाला जो गोडाउन है या मतलब बिल्डिंग है ये आप रेंट पे लीजिए, या फिर किसी अपने ही पार्टनर से कह दो कि भाई अपने को जो बिजनेस करना है और आपके पास कोई बिल्डिंग है, कोई ऐसी जगह है जहां पे अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हो, तो आप वो मुझे मतलब वो आप फर्म को दे दो और फर्म उसके बदले में आपको रेंट पे कर देगी, ठीक है। तो आप चाहे अपने बंदे से लो चाहे बाहर वाले से लो, ठीक है, आपको रेंट पे करना होगा। और अगर आप अपने से लेते हो तो उसे भी रेंट पे करना होगा, क्योंकि वो एक तरीके से माना जाएगा कि वो आपने थर्ड पार्टी को ही पे की है। तो यहां लिखता क्या है, कहता लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू ए पार्टनर इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ए चार्ज। इसका मतलब रेंट पेड भी आपका चार्ज है। और चार्ज कहां से करते हैं जी, P&L से करते हैं। अब भी हमने देख लिया, अब भी देखा हमने, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड लॉस, नॉट एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन से नहीं करेंगे हम लोग, किसमें से करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से करेंगे, ठीक है। आउट ऑफ प्रॉफिट एंड हेंस, एक सेकेंड, प्रॉफिट एंड नॉट एप्रोप्रिएशन, आउट ऑफ प्रॉफिट, हाँ ठीक है, एंड हेंस इट शुड बी डेबिटेड। अब वही चार्ज है, प्रॉफिट एंड लॉस से करेंगे और करेंगे क्या, डेबिट करेंगे, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और पार्टनर के करंट अकाउंट में हम इसे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अभी ये करंट अकाउंट का रुक जाना, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ये दोनों होते क्या हैं, ये दोनों मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं। इसी चीज पे रहेगा आपका नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, करंट अकाउंट में कब करेंगे, जब आपकी कैपिटल फिक्स्ड है और अगर फ्लक्चुएट हो रही है तो आप किसमें करने वाले हैं, किसमें करने वाले हैं आप लोग, कैपिटल अकाउंट में करने वाले हैं, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, और ये बहुत सिंपल सी बात को ये बहुत प्यारी बात में बोल रहे हैं। कहता रेंट पेड टू ए पार्टनर इन एन एक्सपेंस इनकर्ड फॉर यूजिंग द प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी को यूज करने के चक्कर में आप जो रेंट पे कर रहे हैं पार्टनर को, उसके बदले में क्या करेंगे, वो क्या है, एक चार्ज है अगेंस्ट उसके रिगार्डिंग आप क्या करने वाले हैं, वो एक चार्ज है, तो प्रॉफिट से आप उसे चार्ज कर लेंगे एंड डेबिट करेंगे किसमें, P&L अकाउंट में, और क्रेडिट कर देंगे किसमें, पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में, चाहे फर्म को लॉस हो रहा हो या फिर फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो। क्लियर है जी, इतनी सी चीज थी। तो आज हमने क्या कुछ डिस्कस किया, यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। आज क्या कुछ डिस्कस किया, पार्टनरशिप डीड है क्या, एक लीगल एविडेंस है, ठीक है। पहली बात तो एक लीगल एविडेंस है, हम ओरली कर रहे हैं तो उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं, जस्ट एग्रीमेंट कहते हैं। लेकिन जब उसे हम एक लीगल डॉक्यूमेंट पे कर देते हैं, ठीक है, रिटर्न में कर देते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और इसका एक अदर नेम और है, मैंने यहाँ पढ़ाया, ये रहा, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है जी। फिर इसमें हमने देखे कि कुछ इसमें पॉइंट्स हैं जो पार्टनरशिप डीड्स में होने चाहिए, होते हैं। फिर अगर एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड तो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है वो इक्वली होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगा, सैलरी कोई भी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा लेकिन 6% पे मिलेगा, और एडमिशन करेंगे सभी की कंसेंट पे। और हर एक बंदा जो है, हर एक पार्टनर जो है वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। और हर एक पार्टनर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या ले सकता है, कॉपी ले सकता है, और अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट के बिहाफ पे कुछ भी चेंजेस वो अपने पार्टनरशिप डीड में, मतलब एक ये कह लो जो उनके अकाउंट्स के देख के और वो कुछ म्यूचुअली कुछ डिसाइड कर सकते हैं और वो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है रिकॉर्डिंग हमने देखी, और रिकॉर्डिंग का हमने देखा कि क्या कुछ होता है, इसकी थोड़ी सी मीनिंग देख लिया था,
कि डबल एंट्री सिस्टम पे बेस है और एट द एंड ऑफ ईयर बनाते हैं। और इसमें हमने थोड़ा डिफरेंस देखा कि सोल ट्रेडर में और किसमें पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस और उनके प्रॉफिट में क्या डिफरेंस और उनके अकाउंट्स हम क्यों ऐसा सब बनाते हैं। ठीक है, फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छे से देखा कि इसमें कौन कौन सी एंट्री किस किस तरफ आती है और क्यों आती है। ठीक है, फिर देखा हमने कि जो ये सारी एंट्रीज इसमें आ रही हैं, इसके अलावा 2 एंट्रीज ऐसे भी हैं जो हैं तो पार्टनर से रिलेटेड है, तो ये बहुत ज़्यादा पार्टनर से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा क्या है ही पार्टनर से रिलेटेड, लेकिन हम उसे पार्टनर से रिलेटेड ना मान के उसे हम थर्ड पार्टी से रिलेटेड मानते हैं। वो दोनों की दोनों एक्सेप्शन, और वो कौन कौन सी हैं, वो पहली तो है आपकी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट लोन, और दूसरी है कौन सी, रेंट पेड टू ए पार्टनर। ठीक है, तो इन दोनों में हम करते क्या है, ये दोनों के दोनों चार्ज हैं, और दोनों के दोनों चार्ज होने के नाते हम लोग इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करते हैं प्रॉफिट के अगेंस्ट में, और डेबिट करते हैं किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरा क्रेडिट कर देते हैं हम किसमें, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में। वो डिपेंड करता है आपका कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या फिर फिक्स्ड है। अगर फिक्स्ड है तो आप करंट अकाउंट में करेंगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो आप कैपिटल अकाउंट में करेंगे। चलिए जी, तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। ठीक है, और कमेंट करके फीडबैक जरूर देना अपना। ठीक है, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चैनल अपना ग्रुप जो है टेलीग्राम पे, इसे भी ज्वाइन कर लेना, इस पर आपको फ्री पीडीएफ्स मिल जाती हैं। ठीक है, और कोई भी अपडेट्स रहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर रेगुलर में मिल जाते हैं। ठीक है जी, तो ये आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।